एक थी शिल्पी जैन। आमिर जादव ने रेप के बाद उतार दिया मौत के घाट। सत्ता के रसूख ने न्याय की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी थी। हमारे समाज में हमारे आसपास हर दिन कई तरह के जुर्म होते हैं, जिनमें कई ऐसे संगीन मामले भी शामिल होते हैं जिन्हें दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही एक वारदात थी बिहार का चर्चित शिल्पी गौतम मर्डर केस, या कहें सुसाइड, जिसे आज से 23 साल पहले अंजाम दिया गया था। ये एक उलझी हुई वारदात थी जिसे सीबीआई ने भी सुसाइड बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया था। इसके बाद ये केस बंद कर दिया गया। क्राइम इंसिडेंट में इस बार आपके लिए पेश है कहानी उसी शिल्पी गौतम डेथ मिस्ट्री की। बिहार की ये 23 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री है, जिसने बिहार में उस समय के जंगल राज होने के सारे सबूत एक साथ दे दिए थे। इस हत्याकांड के तार तब के सीएम के साथ सीधे जुड़ रहे थे। तब बिहार में राबड़ी देवी सत्ता की कुर्सी पर आसीन थी। उसके भाई और दबंग नेता साधु यादव का नाम इस केस के साथ जुड़ा था। इस पर राजनीतिक खेल कितना खतरनाक था कि उस समय 100 के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने इसे सुसाइड करार दे दिया था। इसके बाद 4.5 साल बाद बीत जाने के सीबीआई भी इसी नतीजे पर पहुंची कि यह एक हत्या नहीं, आत्महत्या का मामला था। बात 1999 की है। बिहार में तब राजद की सरकार थी और सीएम की कुर्सी तब राबड़ी देवी संभाल रही थी। ऐसे में पटना का एक एनआरआई परिवार का लड़का गौतम सिंह जानता था कि ऐसे में बिहार में नेता बनना है तो साधु यादव के सहारे ही राजनीति में एंट्री मिल सकती है। इसका पूरा परिवार और पिता बीएन सिंह विदेश में रहते थे और वह अकेला यहाँ पटना में रहता था। यादव से गौतम सिंह की अच्छी खासी जान पहचान थी। गौतम की गर्लफ्रेंड थी शिल्पी। गौतम की दोस्ती पटना के एक बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल जैन की बेटी शिल्पी जैन से थी। शिल्पी जैन, जो बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश थी, वह पटना के वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी। वह मिस पटना भी रह चुकी थी। उम्र वह भी केवल 23 साल। वह 3 जुलाई 1999 को कंप्यूटर क्लास के लिए अपने इंस्टीट्यूट रिक्शे से जा रही थी। रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिला और उसे कंप्यूटर क्लास तक छोड़ देने की बात कहा। वह रिक्शा से उतरकर उस शख्स के साथ कार में बैठ गई। इसके बाद उस शख्स ने कहा कि वह उसे गेस्ट हाउस ले जा रहा है। जब शिल्पी ने उससे वहां जाने की वजह पूछी तो उसने कहा कि वहां गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह गाड़ी लेकर वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंचता है। गौतम को यह सूचना मिलते ही गौतम भागा भागा वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा पहुंचता है, क्योंकि गौतम जानता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस की पहचान अय्याशी के अड्डे के रूप में होती है और वहां कई तरह के गलत काम होते हैं। गेस्ट हाउस के अंदर का मंजर देखकर गौतम के होश उड़ गए। वहां एक कमरे में कई लोग शिल्पी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। उसने देखा कि शिल्पी के शरीर पर कपड़े तक नहीं हैं और वह रो रही है। गौतम उसे बचाने की कोशिश करता रहा। उन लोगों के हाथ पैर पड़ता रहा, पर किसी फिल्मी सीन की तरह वहां मौजूद लोग उसे बुरी तरह मारते पीटते रहे। शिल्पी के घर वालों ने दर्ज कराई थी शिकायत। बताया जाता है कि पहले वहां शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उन दोनों को गला दबाकर हत्या कर दी गई। इधर बेटी के घर वापस नहीं आने पर शिल्पी के पिता और अन्य लोग परेशान हो जाते हैं और उसके दोस्तों, जानने वालों को फोन करने लगे, मगर उन्हें शिल्पी की कोई खबर नहीं मिली। थक हार कर शिल्पी के घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन अगले दिन तक पुलिस भी उसका कोई सुराग नहीं खोज पाती है। कार में मिली थी शिल्पी गौतम की लाशें। वो 3 जुलाई 1999 का दिन था। रात के 9 बज रहे थे। बिहार के राजधानी पटना में गांधी मैदान थाना इलाके में आने वाले एक बड़े बंगले में 2 लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस उस बंगले पर पहुंची तो गैराज में एक मारुति कार से 23 साल की युवती और करीब 28 साल के युवक की लाशें बरामद हुई। उनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे, वे अर्धनग्न अवस्था में थी। युवक की शिनाख्त गौतम सिंह के तौर पर हुई थी। वह एनआरआई डॉक्टर बीएन सिंह का बेटा था। उसे राजनीति करना पसंद था। यही वजह थी कि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का करीबी था। जबकि युवती की पहचान पटना में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी शिल्पी जैन के रूप में हो गई थी। मौके पर पुलिस ने पाया कि गौतम के शरीर पर ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, जबकि शिल्पी के बदन पर सिर्फ एक टी शर्ट थी, वह भी गौतम की। जिस बंगले के परिसर में लाश समेत वह कार खड़ी मिली, वह गौतम का ही घर बताया जा रहा था। गौतम के पिता बाहर रहते थे, वो अकेले ही वहां रहता था। हत्या या आत्महत्या? अब सवाल यह था कि दोनों ने आत्महत्या की थी या वे दोनों किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए थे। इसी बात को लेकर देर रात तक पटना पुलिस के आला अधिकारी मगजमारी करते रहे।
लेकिन जैसे जैसे प्रारंभिक जांच आगे बढ़ी तो इस मामले के तार तत्कालीन सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं से जुड़ने लगे थे। यही वजह थी कि पहली नजर में पुलिस ने इसे प्रेमी प्रेमिका की आत्महत्या से ज्यादा कुछ नहीं माना। पुलिस अधिकारी अभी इस मामले की पहली जांच कर चैन की सांस भी नहीं ले पाए थे कि इस वारदात को लेकर चौतरफा शोरगुल शुरू होने लगा। मौके पर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव भी पहुंच गया था। पुलिस की बड़ी लापरवाही। यह मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से तूल पकड़ रहा था, लिहाजा पुलिस ने फौरन दोनों लाशों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हालांकि गौतम का परिवार उस वक्त विदेश में था। यही नहीं, पुलिस उस कार को ड्राइव करके थाने ले गई जिसमें लाशें मिली थी। इसकी वजह से उसमें मौजूद अधिकतर फिंगरप्रिंट भी मिट गए थे। पुलिस इस मामले में इतनी तेजी दिखा रही थी कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के ही उसने इस वारदात को खुदकुशी का मामला करार दे दिया था। तेजी से हुआ पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार। पुलिस पर न जाने ऐसा कौन सा भूत सवार था कि रात में दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराने के बाद फौरन दोनों लाशों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, जबकि गौतम के परिवार से वहां कोई मौजूद तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। लाशें और अधिकतर सबूत पुलिस ने खुद ही खत्म कर दिए थे, लेकिन जब शिल्पी और गौतम की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो इस मामले से जुड़े सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके साथ की गई दरिंदगी की गवाही दे रही थी और पुलिस के तमाम दावों को झुठला रही थी। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि शिल्पी जैन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसके कपड़ों पर वीरे के जो दाग थे वे एक से ज्यादा लोगों के थे। उन दोनों के जिस्म पर खरोंचे जाने और जूतों से पीटे जाने का निशान भी मिले थे। वारदात के पीछे आया था साधु यादव का नाम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आने से इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। अखबारों में इस मामले से जुड़ी खबरें सुर्खियों में थी। अब इस वारदात के पीछे सीधे सीधे मुख्यमंत्री के भाई साधु यादव का नाम सामने आने लगा था। यही वजह थी कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताकर पहले दिन से ही दबाने में जुट गई थी। साधु यादव के नाम को लेकर विपक्ष ने सीएम राबड़ी देवी पर धावा बोल दिया था। सदन में उन्हें घेरने की तैयारी चल रही थी। इस केस में साधु यादव के साथ साथ 2 सांसदों और कुछ विधायकों के भी नाम भी चर्चा में आ गए थे। लिहाजा इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता धरना प्रदर्शन करने लगे थे। पूरे राज्य में इस घटना को लेकर के बातें होने लगी थी। 4 साल तक चली थी सीबीआई जांच। मामला बढ़ता देख प्रदेश की राबड़ी देवी की सरकार ने अंत में 2 महीने बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। इसी दौरान सीबीआई ने सीएम के दबंग भाई साधु यादव से डीएनए के लिए ब्लड सैंपल की मांग की थी, लेकिन साधु यादव ने सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया था। असल में सीबीआई शिल्पी के डीएनए का मिलान साधु के डीएनए से करना चाहती थी ताकि सबूत और सुराग जुटाए जा सके, लेकिन 4 साल तक चली सीबीआई जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। सीबीआई की हैरान करने वाली रिपोर्ट। उस वक्त सीबीआई ने एक तत्कालीन सांसद से कई दफा पूछताछ की थी, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद सीबीआई ने आखिरकार 1 अगस्त 2003 को अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और इस केस को खुदकुशी बताकर बंद कर दिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दोनों ने जहर खाकर जान दी है और शिल्पी के कपड़ों पर मिले वीरे के निशानों को पसीना बताया गया था। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बिहार पुलिस पहले ही बना चुकी थी। शिल्पी के भाई का अपहरण। मगर सीबीआई की जांच और रिपोर्ट से शिल्पी के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। शिल्पी का भाई प्रशांत इस मामले को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा। वो इस केस को रीओपन कराने के लिए भागदौड़ करता रहा। इसी बीच 2006 में अचानक प्रशांत को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने भी उसके अपहरण की बात को सच बताया था, लेकिन अचानक वह लौटकर वापस घर आ गया था। इसके बाद उसने इस केस को लेकर कभी मुंह नहीं खोला। पुलिस भी पता नहीं लगा सकी कि उसका अपहरण किसने किया था। इस केस से जुड़े संजीदा सवाल। क्या वाकई ये वारदात हत्या नहीं सुसाइड थी? इस वारदात के लिए दोषी कौन था? साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया था? 2006 में शिल्पी के भाई का अपहरण किसने किया या करवाया था? बंद गैराज में अंदर गाड़ी में लाशें होने की सूचना पुलिस को किसने दी थी? पुलिस के ठीक बाद मौके वारदात पर साधु यादव कैसे पहुंच गया था? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब अगर तलाश किया जाए तो पता चल सकता है कि आखिर शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत का सच क्या था। फिलहाल 2006 के बाद न तो किसी ने इस केस की बात की और न ही ये मामला किसी की जुबान पर आया। अब ये कहानी सिर्फ एक खुदकुशी का मामला बनकर पुलिस और सीबीआई की फाइल में दम तोड़ चुकी है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
हमारा मकसद क्राइम इंसिडेंट के जरिए आपको इस तरह के संगीन जुर्म और अपराधियों से सचेत करना है जो आपके आसपास रहकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा आप सतर्क रहें, सावधान रहें, तभी आप खुद को और अपने अपनों को जुर्म से महफूज रह सकते हैं।